हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का अपना टॉपिक है शूट बाय थर्ड पार्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कंसीडरेशन, प्रतिफल और उससे रिलेटेड उसके रूल्स। आज अपन पढ़ेंगे शूट बाय थर्ड पार्टी, या जिसका दूसरा नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अपन बात करें नॉर्मल रूल, अपन ने क्या पढ़ा था, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि कंसीडरेशन नहीं है तो अनुबंध नहीं है। आज अपन इस टॉपिक में बात करेंगे कि जहां पे, या सीधी सी बात, नॉर्मल रूल कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो, अगर आप अनुबंध के पक्षकार नहीं हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहां अपन कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि जहां आप कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो फिर भी आप केस फाइल कर सकते हो। तो इससे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में दो चीजों को कंसिस्ट करता है। सबसे पहले स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा जो आएगा वो आएगा स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं, अनुबंध के लिए अजनबी और प्रतिफल के लिए अजनबी, तो सीधा सिंपल सा पहले तो ये ध्यान रखना, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन केस फाइल कर सकता है। तो अब इसका एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। ए ने बी को कहा कि तू सी को मकान बना के दे। ए ने बी को कहा तू सी को मकान बना के दे, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच हुआ, ए और बी के बीच में, कि मकान किसको बना के दिया जाएगा, सी को, कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। अब सी मकान नहीं बना रहा, बी मकान नहीं बना रहा, तो क्या सी बी पे केस फाइल कर सकता है? हमें तो ये देखना है, अगर वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तो केस फाइल नहीं कर सकता, अगर स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है तो केस फाइल कर सकता है। यहां कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ था, कि किसको मकान बना के दिया जाएगा, सी को। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र तो है, तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। यहां कंसीडरेशन का पेमेंट कौन कर रहा है, बी को, ए कर रहा है, तो इट मींस सी यहां पे क्या है, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है। तो क्या वो केस फाइल कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। दोबारा ध्यान देना, ए ने बी को कहा कि तू सी को मकान बना के दे, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। इट मींस मकान किसके लिए बनाया जा रहा है, सी के लिए, तो सी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है, नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, ए। तो इस केस में ये स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है और ये केस फाइल कर सकता है। अब मैं आता हूं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पे। इसका एग्जांपल सुनना। एक कंपनी ए है जिसने कंपनी बी को कुछ टायर्स बेचे, इस शर्त पे कि भैया तू 10 रुपए से कम में, सपोज 10 रुपए से कम में टायर नहीं बेचेगा। ठीक है, कंपनी बी ने कंपनी सी को टायर बेचे 10 रुपए में, ठीक बात है। कंपनी सी ने कंपनी डी को टायर बेचे 8 रुपए में। अब ये बात तो मार्केट में आ गई कि 8 रुपए में बिका टायर, कंपनी ए को पता लगा, कंपनी ए ने कंपनी बी पे केस कर दिया कि भाई ये टायर 8 रुपए में मार्केट में कैसे आया, जबकि मैंने क्या कहा था, ये किससे कम में नहीं बिकना चाहिए, 10,000 रुपए से कम में नहीं बिकना चाहिए। केस फाइल किसने किया, कंपनी ए ने कंपनी डी पे केस फाइल कर दिया कि भाई ये तूने 8 रुपए में कैसे बेचा, जबकि हमने तो एक एग्रीमेंट बना रखा था कि ये 10 से कम में मार्केट में नहीं आएगा। तो क्या ए डी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? अब ध्यान देना कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन के बीच में हुआ था, कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में, कि भाई 10 से कम में नहीं बेचेगा। कंपनी बी ने 10 में ही बेचे हैं कंपनी सी को, ठीक बात है। कंपनी सी ने कंपनी डी को बेचे हैं 8 रुपए में, तो क्या यहां कंपनी सी पे केस फाइल हो सकता है, डी पे नहीं, नोट मैंने गलत बोल दिया था। क्या कंपनी सी पे कंपनी ए केस फाइल कर सकती है? तो आप ध्यान दो, क्या जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तो कंपनी सी का कहीं पे भी जिक्र था, नहीं था। तो इट मींस कंपनी सी यहां क्या थी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में कंपनी ए कंपनी सी पे केस फाइल नहीं कर पाएगी। दोबारा ध्यान देना, कंपनी ए ने कंपनी बी को टायर बेचे कि तू 10 रुपए से कम में नहीं बेचेगा, बी ने सी को बेचे 10 में ही बेचे, सी ने डी को बेचे 8 में। अब ए ने सी पे क्लेम किया कि भाई मेरे को कंपनसेशन दे, तूने 8 में कैसे बेचा, तो यहां स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम ए और बी के बीच जब बना था सी का वहां पे कोई जिक्र ही नहीं था, तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है और स्ट्रेंजर
स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी केस फाइल नहीं कर सकता। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो दो टॉपिक कंसिस्ट करता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल नहीं कर पाएगा और स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन केस फाइल कर सकता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा शूट बाय थर्ड पार्टी। शूट बाय थर्ड पार्टी, तृतीय पक्षकार द्वारा वाद। नॉर्मल रूल क्या कहता है कि अगर आप थर्ड पार्टी हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। एक बात ध्यान रखना, जितने भी एक्सेप्शंस आएंगे उन सब में एक ही बात रहेगी, अगर आप बेनिफिशियरी हो, अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फायदा हो रहा है, तो आप थर्ड पार्टी होते हुए भी केस फाइल कर सकते हो और वो वैलिड होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बेनिफिशियरी हो, अगर आप तृतीय पक्षकार हो और आपको कोई फायदा मिल रहा है, तो आप थर्ड पार्टी होते हुए भी केस फाइल कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल होगा, इन द केस ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहला कौन सा आएगा? इन द केस ऑफ ट्रस्ट। ध्यान देना, अभी ट्रस्ट आप सब लोगों को पता है, ट्रस्ट एक वॉलेंट्री एनपीओ या एनजीओ है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ट्रस्टीज। के भाई ट्रस्टीज हैं वो। और ट्रस्ट का कुछ लोगों के लिए तो ट्रस्ट बना हुआ किसी के बेनिफिट्स के लिए, लाइक किसी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, एजुकेशन के लिए, पुअर लोगों के लिए, तो ये वो पुअर लोग हैं जिनके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया है। अब ट्रस्ट में पैसा कहां से आता है? डोनेशन के थ्रू। तो ये वो डोनर हैं जिन्होंने पैसा दिया है। अब ध्यान देना, डोनर जब भी पैसा देगा इनके हाथों में देगा या ट्रस्टीज के हाथों में? भाई सीधी सी बात है सर, किसके हाथों में देगा? ट्रस्टीज के हाथों में। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? डोनर और ट्रस्टी, ए और बी के बीच। अब इन ट्रस्टीज ने क्या किया, वो पैसा इन गरीबों को खिलाने की बजाय खुद ही खा गए, खुद ही गरीब बन गए। अब बात क्या हुई कि इन लोगों ने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर? ट्रस्टीज के ऊपर। और ये कहा कि भाई आप हमें वो पैसा दो, हम पे वो खर्च करो। इन्होंने क्या कहा? हु आर यू? आप कौन हो? आप तो थर्ड पार्टी हो। और नॉर्मल रूल क्या कहता है कि थर्ड पार्टी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो केस फाइल नहीं कर सकती। तो क्या यहां ये केस फाइल कर सकते हैं या नहीं? तो आपका आंसर होगा ये केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिशियरी थे, इन्हें फायदा मिलने वाला था। तो अगर आपको फायदा मिलने वाला है, आप थर्ड पार्टी हो लेकिन आप बेनिफिशियरी हो, तो उस केस में आप केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें, नेक्स्ट जो आएगा इसके अंदर वो आएगा इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इन सब के एग्जांपल से क्लियर करेंगे अपनी ये बात के पॉइंट्स क्या क्या है। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, किसी जमीन जायदाद का, किसी एसेट का अगर सेटलमेंट हो रहा है, तो किसी स्पेशल बंदे का अगर आपके ऊपर बर्डन आया है उसका टेक केयर करने का, लालन पोषण करने का, तो उस केस में वो थर्ड पार्टी होते हुए भी वो बंदा जिसका आपके ऊपर बर्डन आया था वो केस फाइल कर सकता है। एग्जांपल से समझना इजीली कि ए बी सी और डी 4 भाई हैं, इनकी असेट का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, इनके असेट का बंटवारा हो रहा है। सब में कितनी आनी चाहिए थी? 0.25 ये फिजिकल हैंडीकैप्ट है, डी जो है वो फिजिकल हैंडीकैप्ट है। फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो डिपेंडेंट है, इसका ध्यान किसी को तो रखना पड़ेगा। ए ने कहा ध्यान मैं रखूंगा, भी ए बी सी तीनों के अंदर ये बात हुई कि डी को कौन रखेगा, तो ए ने कहा मैं रखूंगा। मैं रखूंगा मतलब इसका शेयर मुझे मिलना चाहिए, तो इसके पास शेयर आ गया 50 और इनके पास आ गया 25। ये एग्रीमेंट किनके हुआ? ए के बीच एंड बी और सी के बीच हो गया एग्रीमेंट। अब ए ने कुछ दिनों बाद डी का ध्यान रखना बंद कर दिया, तो डी ने कहा भाई मेरे को मेरी एसेट दे। ए ने क्या कहा? हु आर यू? मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ हुआ था? बी और सी के साथ। वो शूट बाय थर्ड पार्टी, तू तो थर्ड पार्टी, तू केस फाइल कर ही नहीं सकती। तो क्या डी यहां केस फाइल कर सकता है? डी केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां ये क्या है? बेनिफिशियरी है, लाभ ग्रहीता है। तो आप जहां बेनिफिशियरी हो वहां थर्ड पार्टी होते हुए भी केस फाइल हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन आएगा वो आएगा इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज एग्रीमेंट। इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज एग्रीमेंट,
कुछ शादी के समझौते ऐसे होते हैं जहां पे थर्ड पार्टी होते हुए भी केस फाइल हो सकता है। इसका भी एक एग्जांपल देखना, ए बी सी और डी। ये सी जो है वो लड़का है, ये लड़की है, ये लड़के का पिता और ये लड़की का फादर है। सी और डी की शादी हो रही है, सी और डी की क्या हो रही है, शादी हो रही है। लड़के के पिता ने लड़की को या लड़के के पिता ने लड़की के पिता को यह कहा कि भाई मैं शादी के बाद तेरी बेटी को, इट मीन्स अपनी बहू को, हर महीने 1000 रुपए पॉकेट मनी दूंगा। कह दिया जी, ठीक है, शादी हो गई, बहुत अच्छे से हुई। और उसके बाद ए ने अपनी पुत्र वधू को, अपने बेटे की वाइफ को 1000 रुपए हर महीने दे भी रहा था, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। इन बिटवीन बी की डेथ हो गई, इस लड़की के फादर की डेथ हो गई। तो लड़के के पिता ने क्या सोचा कि जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था वो तो मर गया, तो क्यों ना मैं पैसा देना बंद कर दूं। उसने पैसा देना बंद कर दिया। अब इस लड़की ने क्लेम किया अपने ससुर पे कि भाई मेरे को 1000 रुपए दो, आपने कहा था, आपने एग्रीमेंट बनाया था। इन्हें कहा हु आर यू, आप कौन हो, मैं तो आपको जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, बी के साथ, और आप तो थर्ड पार्टी हो। रूल कहता है कि थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। तो क्या यहां ये केस फाइल नहीं कर पाएगी? ये केस फाइल कर पाएगी। क्यों? बिकॉज डी यहां पे क्या है, बेनिफिशियरी है, लाभ ग्रहीता है, और जहां आप बेनिफिशियरी हो वहां आप केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो वो आएगा इन द केस ऑफ असाइनमेंट। इन द केस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, जहां पे इंटरेस्ट, हित एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट। बहुत इजी सा एग्जांपल है, ध्यान देना। ए ने एक पार्सल पोस्ट ऑफिस में दिया, किसको देने के लिए, बी को। ए ने पार्सल पोस्ट ऑफिस में दिया, किसको डिलीवर करने के लिए, बी को डिलीवर करने के लिए। अब वो बी तक नहीं पहुंचा, बी पोस्ट ऑफिस में केस फाइल करना चाहता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? तो अपन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट किन किन के बीच हुआ था, ए और पोस्ट ऑफिस के बीच। इट मींस यहां पे बी तो क्या है, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी तो केस कर ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही ए ने उस पार्सल पे बी का नाम लिखा, इट मींस उसके इंटरेस्ट, उसके हित किसको ट्रांसफर हो गए, बी को, तो वहां वो थर्ड पार्टी होते हुए भी केस फाइल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो जहां पे इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाए एक बंदे से दूसरे बंदे को, उसे हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट। और यहां थर्ड पार्टी होते हुए भी ये केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट अगर अपन इसके एक्सेप्शंस की बात करें या नेक्स्ट इसके रूल की बात करें तो वो आएगा इन द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इन द केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। इसको भी ध्यान देना। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी। ए ने बी को 1000 रुपए दिए और ये कहा कि भाई तू किसको दे देना, सी को दे देना। बी ने सी को इन्फॉर्म किया कि भैया ए ने मेरे को 1000 रुपए दे दिए हैं, तू मेरे से ले लेना। इन बिटवीन ए की डेथ हो गई। बी ने क्या सोचा, मेरा एग्रीमेंट तो किसके साथ हुआ था, ए के साथ हुआ था, सी तो कहीं पे था ही नहीं, तो मैं सी को पैसा क्यों दूं। उसने पैसा देने से मना कर दिया। जब सी ने पैसा मांगा, बी ने कहा तो थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी केस फाइल कर नहीं सकती। तो क्या आपके हिसाब से सी पैसा रिकवर कर सकता है या नहीं? सी पैसा रिकवर कर सकता है। ये थर्ड पार्टी है, बट ये कैसा है, बेनिफिशियरी है। तो जहां भी बेनिफिशियरी होगा वहां थर्ड पार्टी होते हुए भी आप केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें, अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है थ्रू एजेंट, किसके थ्रू बनाया है, एजेंट के थ्रू, तो भी केस फाइल हो सकता है। ए का एजेंट है बी। अब एजेंट अपन क्यों ऑथराइज करते हैं कि वो अपने बिहाफ पे गुड्स को बेचे। बी ने गुड्स बेची सी को, और गुड्स बेचने के बाद वो मर गया। इट मींस एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ था, बी और सी के बीच। अब सी को लगा भी जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था वो तो मर गया, यहाँ पे ये तो थर्ड पार्टी है, तो मैं पे क्यों करूं। तो सी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, बोला तू तो थर्ड पार्टी है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। क्या ए को पेमेंट मिलेगा या नहीं? ए को पेमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, बेनिफिशियरी है। तो जहां भी बेनिफिशियरी होगा वहां पे थर्ड पार्टी होते हुए भी आप क्लेम कर सकते हो। और इसका जो लास्ट आएगा, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट है, नेक्स्ट 7th पॉइंट की बात करूं, कॉन्वेनेंट रनिंग विद लैंड। कि अगर आपने कोई लैंड खरीदी है और उसके ऊपर कोई कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस इंपोज्ड है, और आपने वो लैंड खरीद ली, तो जैसे ही आप उस लैंड को किसी और को बेचोगे तो वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली वहां ट्रांसफर हो जाएगी और वो आपको माननी पड़ेगी।
इस बात से कुछ समझ में नहीं आया, इसका एक एग्जांपल देखना। ए बी सी और डी इन 4 लोगों ने मिलके एक जमीन खरीदी। एक कंटेनमेंट बोर्ड के पास एक अथॉरिटी थी, उसके पास एक जमीन खरीदी। वो जमीन जो थी वो एक, उसके पास एक डैम था, एक बांध था। इन्होंने वो जमीन इस कंडीशंस पे खरीदी कि वो कंटेनमेंट बोर्ड इस डैम का, इस बांध का ध्यान रखेगा, उसकी सेफ्टी करेगा। अगर वो टूटा उनकी गलती से तो जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई उस कंटेनमेंट बोर्ड को करनी पड़ेगी। कंटेनमेंट बोर्ड ने कहा ठीक है भाई, और वो जमीन बेच दी ए बी सी और डी को। इन्होंने वो जमीन बेच दी ई एफ जी और एच को, और इन्होंने वो जमीन बेच दी आई जे के और एल को। जैसे वो जमीन इनके पास थी, वो कंटेनमेंट बोर्ड इस डैम का ध्यान रखता था, तो ये टूटा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। आगे जब ट्रांसफर हुआ ई एफ जी एच के पास, इस कंटेनमेंट बोर्ड ने उसका ध्यान रखना कम कर दिया। अब कम कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। उसके आगे जब वो ट्रांसफर हुआ, इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, और कंसिक्वेंसेस क्या हुए, वो डैम टूट गया और सारा का सारा पानी इस लैंड में आ गया। इन्होंने क्लेम किया कंटेनमेंट बोर्ड पे कि भाई हमें कंपनसेशन दो। कंटेनमेंट बोर्ड ने कहा हु आर यू, आप कौन हो, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, एबीसीडी के पास, आप तो थर्ड पार्टी हो और थर्ड पार्टी केस फाइल कर नहीं सकती। तो आपके हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहां पे ये क्या थे, बेनिफिशियरी थे। और दूसरी बात, लैंड के केस में जो प्रीवियस ओनर के साथ शर्त होती है वो अपकमिंग ओनर्स में अपने आप ट्रांसफर होती है। यहां से यहां ट्रांसफर हुई, यहां से यहां, तो इस केस में उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा। इट मीन शूट बाय थर्ड पार्टी का मतलब क्या होगा कि जहां आप थर्ड पार्टी हो, आप इन नॉर्मल केस फाइल नहीं कर सकते, बट जहां आप बेनिफिशियरी हो, जहां आप लाभ ग्रहीता हो, वहां पे आप थर्ड पार्टी होते हुए भी केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन इसके टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक आएगा वो आएगा कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस। क्या आएगा? कंसीडरेशन के एक्सेप्शन, या मैं कहूं वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। कि हमने नॉर्मल रूल क्या पढ़ा था कि कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन यहां ये क्या कर रहा है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। इट मींस मैं इसे क्या कह सकता हूं, एक्सेप्शंस कह सकता हूं, अपवाद। तो वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे कंसीडरेशन नहीं होगा फिर भी वो कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित अनुबंध। भाई नॉर्मल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये कहा कि मैं आपको बर्थडे पे क्या करूंगा, नेकलेस गिफ्ट करूंगा। बर्थडे पे वो नेकलेस गिफ्ट नहीं कर पाया, वाइफ चलेगी कोर्ट में, बोली भाई मेरे को नेकलेस दिलवाओ। क्या वाइफ को नेकलेस मिलेगा या नहीं? नॉर्मली अगर अपन बात करें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच, नॉर्मली वहां वो इन्फोर्सेबल नहीं होते, तो वहां पे उसको नेकलेस नहीं दिलवाया जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वैलिड हो सकता है। कब? जब 3 कंडीशंस या कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। सबसे पहली कंडीशन, वो कैसा होना चाहिए एग्रीमेंट, रिटर्न होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। दूसरी बात कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। और चौथी बात, कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के टाइम और इन्फोर्स होते टाइम, दोनों टाइम उनके बीच में लीगल रिलेशन होना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात पे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में, तो वो विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड हो जाएगा, बट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई की जाए तो। पहली कंडीशन क्या, वो रिटर्न होना चाहिए। दूसरी, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होते टाइम, दोनों टाइम लीगल रिलेशन होना चाहिए। अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से परेशान होकर कहा कि 5 लाख रुपए ले और मेरा पीछा छोड़। वाइफ ने कहा ठीक है, एग्रीमेंट बना लिया। अब वाइफ पड़ी हुई थी, लोग उसे पता था कि ऐसे तो पैसा देगा नहीं। उसने क्या कहा, भाई रिटर्न बना, रजिस्टर्ड बनवा। ठीक है, उसने रिटर्न करवा दिया, रजिस्टर्ड करवा दिया। बाद में हस्बैंड ने पैसा देने से मना कर दिया। क्या उसको पैसा मिलेगा या नहीं? अपन चारों चीजों की बात करते हैं, ध्यान देंगे। रिटर्न था जी, बिल्कुल था।
पैसा मिलना चाहिए। रजिस्टर्ड था जी, बिल्कुल था, पैसा मिलना चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन था क्या? नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने अपनी वाइफ से परेशान होकर कहा है, इट मींस नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। चौथी, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम हस्बैंड वाइफ थे भी, इन्फोर्स होते टाइम भी हस्बैंड वाइफ है, इट मींस लीगल रिलेशन है। तो तीन कंडीशंस तो सेटिस्फाई हुई, लेकिन ये नहीं हुई, मतलब चारों एक साथ होनी चाहिए, तो ये नहीं हुई, तो इस केस में पैसा नहीं दिया जाएगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू अगर कोई एग्रीमेंट बनाया गया है तो विदाउट कंसिडरेशन भी कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब अगर अपन इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पास्ट कंसिडरेशन बताया था, ये वही चीज है, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अगर आपने किसी को पास्ट में कोई सर्विसेज दी थी और सर्विसेज कैसी, वॉलेंट्री थी, तो उस केस में अगर आप सामने वाले बंदे को कोई प्रॉमिस कर देते हो कि आप उसे इतना रिवार्ड दोगे, इतना कंपनसेशन दोगे, तो उस केस में वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और आपको पैसा देना पड़ेगा। तीसरी बात, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट। अब ये टाइम बार्ड डेब्ट क्या है, किसी भी लोन को अगर ड्यू हुए 3 ईयर से ज्यादा हो गए, 3 ईयर से ज्यादा एक्सीड हो गए, तो वो लोन टाइम बेल्ड लोन, काल बाधित ऋण हो जाता है। उसको पे करने के लिए सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन ध्यान देना, अगर टाइम बेल्ड डेब्ट को पे करने के लिए वर्बल प्रॉमिस किया गया है, वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर रिटर्न प्रॉमिस कर दिया गया है तो अब आपको वो पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपने टाइम बेल्ड डेब्ट को पे करने का रिटर्न एग्रीमेंट बना दिया तो आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी। नेक्स्ट मैं अगर इसकी बात करूं तो नेक्स्ट इसका आएगा प्रॉमिस टू पे नहीं, ये नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें तो नेक्स्ट जो इसका आएगा वो आएगा गिफ्ट। नेक्स्ट कौन सा आएगा, गिफ्ट। गिफ्ट के केस में जो बंदा गिफ्ट देता है और जो बंदा गिफ्ट लेता है, तो गिफ्ट लेने वाले के लिए तो गिफ्ट कंसीडरेशन हो गया, गिफ्ट देने वाले के लिए कंसीडरेशन क्या हुआ, कंसीडरेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी गिफ्ट के केस में विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट की तो वो आएगा एजेंसी। एक एजेंसी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी कैसा होता है, वैलिड होता है। एजेंसी मींस एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। तो एजेंसी विदाउट कंसीडरेशन भी कैसी होती है, वैलिड होती है। इसका सीए आईपीसीसी में एक पूरा चैप्टर है, फाउंडेशन के लिए इतना ही काफी है कि एजेंसी के केस में विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी वो कैसी होती है, वैलिड होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट केस कौन सा आएगा, बेलमेंट। हिंदी में मैं बात करूं निक्षेप, तो बेलमेंट भी 2 तरीके का होगा, ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस। अब ध्यान देना, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो कैटेगरी है जहां एक बंदा दूसरे बंदे को कोई गुड्स डिलीवर करता है इस पर्पज के साथ कि जैसे ही पर्पज पूरा हो जाएगा वो गुड्स रिटर्न कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में शादी और मैं टेंट हाउस से टेंट लेके आता हूं, तो जैसे ही मेरा पर्पस पूरा हुआ मैं उसको क्या कर दूंगा, टेंट हाउस वाले को टेंट रिटर्न कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तो मैं पैसा दूंगा। तो ये तो कौन सा हो गया, नॉन ग्रेचुअस। तो इसमें तो कंसीडरेशन है, इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं ग्रेजुएट की, निःशुल्क की। ग्रेचुअस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने किसी फ्रेंड की गाड़ी लेके जाऊं कि भाई मेरे को एक बार गाड़ी देना, मैं कहीं जाके आ रहा हूं, तो क्या वो मेरे से पैसा लेगा, इट मींस पैसा तो नहीं लेगा, तो इसमें कंसीडरेशन तो नहीं है। लेकिन मैंने उसको ठोक दिया कहीं, अब उसने कहा भैया तूने ये ठोका है, इसका जो भी बनता है सही कराने का वो दे। मैंने कहा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं तो पैसा नहीं दूंगा। तो क्या मेरे को पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, अगर निःशुल्क निक्षेप है, तो उस केस में कंसीडरेशन ना होते हुए भी वो कैसा होगा, वैलिड होगा। तो ये थे कंसीडरेशंस के एक्सेप्शंस। तो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।